एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन के साथ हम एक और चीज स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह, दैट इज लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है। अच्छा जी, हमारे मैथ के सिलेबस में एस्टिमेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो हम हमसे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, वो बड़ी बेसिक, बड़ी सिंपल सी है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, एंड दोज कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, उसका क्या मतलब होता है। इसी तरह आपका डेसिमल प्लेसेस, राउंडिंग ऑफ वैल्यूज टू सर्टेन डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो आपका होता है नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 1000 या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ अ वैल्यू टू द नियरेस्ट समथिंग, वट एवर इट इज, तो वो आ सकता है इसके अंदर। ठीक है। सिमिलरली एग्जामिनर आपसे ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि आपको कोई एस्टिमेट करना है किसी वैल्यू को, और आपको एग्जामिनर लेट सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 50 दे देता है आपको। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि द क्लोजेस्ट स्क्वायर नंबर टू 50 इज 49, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 भी अप्रोक्सीमेटली या एस्टिमेटेडली 7 के आसपास होगा। ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस एग्जामिनर को आपसे ऑलरेडी होती हैं, जो आप लोगों ने एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस में, जहाँ पे एग्जामिनर खुद आपसे कहेगा कि एस्टिमेट द वैल्यू, तो वहां पे आपने खुद इस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं, अपने लिए आप आसानियां बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये जरा समझ लें। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं क्या। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके पास वी हैव टू टाइप्स। सही है, अ नंबर, अ नॉन डेसिमल नंबर। ठीक है, अ नॉन डेसिमल नंबर, एंड देन वी हैव अ डेसिमल नंबर। तो पहले हम एक नॉन डेसिमल नंबर्स के एग्जांपल्स को समझें। ठीक है, कि अ नॉन इन अ नॉन डेसिमल नंबर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 5673। तो ये नंबर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस नंबर में इस वक्त 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। And why is that? Because there is not even a single zero. All the non-zero digits are significant. ठीक है ना, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस वक्त इस नंबर के अंदर। अगर मैं इसको लिखूं 5670, now this number is 3 significant figures, and the reason behind it is that the zero is not considered to be a significant figure if it is after और बिफोर। सही है, तो ये आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दें कि अ जीरो आफ्टर और बिफोर, और बिफोर, या सिर्फ बिफोर को छोड़ दें, तो बिफोर के तो केसेस आते ही नहीं है, सिर्फ आफ्टर का लिख लें आप, कि अ जीरो आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इज नॉट सिग्निफिकेंट। सही है, यानी कि जितने भी जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर आएंगे, ऑल ऑफ देम विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक वैल्यू लिखी होती 23000, तो इवन दो दिस इज अ 5 डिजिट नंबर और इसकी वैल्यू है 23,000, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो इस नंबर के 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बस। वजह यह है कि 2 और 3 नॉन जीरो डिजिट्स है, उसके अलावा ये तीनों जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होंगे। अच्छा, अब एक और तीसरा केस होता है नॉन जीरो नंबर्स में, जहां पे एक जीरो आ जाता है इन बिटवीन नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 5302। सही है, अब फिर जीरो आ रहा है। अब इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। बच्चे नॉर्मली इसमें गलती करते हैं कि वो कहते हैं जी 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि जीरो इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, बट अ जीरो इन बिटवीन टू नॉन
two non-zero digits, सही है, a zero in between two non-zero digits is also significant. अगर जीरो बीच में आ जाएगा तो ये एक दो तीन चार, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर होंगे, सही है, तो ये हो जाएगा फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जीरो अगर एंड पे आ रहा है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा, और उसके अलावा अगर जितने भी नॉन जीरो नंबर है सब के सब सिग्निफिकेंट कंसिडर। ये नॉन डेसिमल नंबर्स को की सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने का तरीका। अब हम करते हैं जी डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? डेसिमल नंबर्स में डेसिमल नंबर्स में फॉर एग्जांपल आपके पास यदि 5.60, सो इन डेसिमल नंबर्स देयर इज अ बिट चेंज, कि जो एंड वाले जीरोस होते हैं डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होते हैं ये सब सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट, ये एक दो तीन, ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है। The zeros after decimal are all significant figure। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होता ना 0.0030, सही है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई भी एक बच्चा हैंड रेस करके मुझे इसका आंसर दे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दीज? एनीवन विद द आंसर फॉर दिस? Okay, I think 5. अच्छा जी, गुड, ठीक है, आपने आंसर लिया, अच्छी बात है। देखो, डेसिमल में क्या होता है कि इन द डेसिमल्स वी वेट एंड सी for the first non-zero number. The first non-zero number in this whole value is 3। यहां से आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स का काउंट होना स्टार्ट होता है, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसके बाद अगर जीरो आ जाए या कोई नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो दिस नंबर इज ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज के डेसिमल में जब तक कोई नॉन जीरो डिजिट, जैसे यहाँ पे थ्री है, ना आ जाए, उससे पहले वाले सब के सब सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, अगर अगर ये इस तरह लिखा होता 3.0030, हाँ, अब जो है वो पहला डिजिट आ चुका हुआ है नॉन जीरो, अब यहां से आपकी काउंट स्टार्ट हो जाएगी। पहला सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे, और ये हो जाएगा फाइव सिग्निफिकेंट। अच्छा जी, ना आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस फॉर द डेसिमल एंड फॉर द नॉन डेसिमल, बोथ ऑफ देम। और ये आप लोग अभी जो है वो अभी 2 मिनट लगा के जरा इनके आंसर्स लिखें अपने अपने पास। ये क्वेश्चन इन सबको आपने राउंड ऑफ करना है, बल्कि आपने आपने इन सब की सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो यू हैव 8 क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट देयर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फ्रंट ऑफ देम। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ फॉर दिस, यू हैव 2 मिनट्स। अभी आप लोग स्टार्ट करें, अपने अपने आंसर्स लिखें, मैं फिर पूछता हूँ किसी से भी आंसर क्या। जी भाई साहब। सर, जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें जीरो कब काउंट होता है? जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें जीरोस आफ्टर या जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, and the zeros in between are significant। Clear? यस। 2 2 3 4, अच्छा जी,
उसके बाद 3 आ गया, फिर 4 आ गया, एंड देन फाइनली 4 अगेन। जैनब यू गॉट ऑल करेक्ट, शाबाश। बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट कर लें, शाबाश। इन द फर्स्ट पार्ट हमारे पास नंबर है 360, विच मींस 360 में जो पहले दो हैं ये सिग्निफिकेंट है। जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट इन अ नॉन डेसिमल नंबर। तो ये आपका हो जाएगा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन अब इस डेसिमल वैल्यू में विल बी वेटिंग फॉर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, उसके बाद ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके बाद 9 है, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है। दिस इज आल्सो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके बाद अगले में पहला नॉन जीरो इज 5, एंड 5 के बाद जो दो जीरोज हैं ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे डेसिमल में। जो डेसिमल के बाद वाले जीरोज होते हैं, लेकिन नॉन जीरो नंबर के से काउंट स्टार्ट होती है, हमेशा याद। इससे पहले वाले जो जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें है जी 1 2 3 एंड 4। द जीरोज इन बिटवीन आर सिग्निफिकेंट फॉर अ नॉन डेसिमल नंबर। 4SF, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाला आपका हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड दिस वन वुड बी 1 2 3 एंड 4। द लास्ट जीरो वोंट बी अ सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों ने जो है वो समझना ये है, इसके बाद अगली चीज वो होता है जी, इसको कहते हैं जी डेसिमल प्लेसेस। राउंडिंग ऑफ सर्टेन नंबर्स टू सर्टेन डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। डेसिमल प्लेसेस का बड़ा आसान सिंपल सा मेथड है और शॉर्टकट है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एक आंसर आ रहा है 63.237, एंड द एग्जामिनर वांट्स यू टू गिव योर आंसर्स करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। टू डेसिमल प्लेसेस का अब क्या मतलब है? टू डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट्स नजर आने चाहिए बस। अभी फिलहाल हमें 1 2 3 डिजिट्स नजर आ रहे हैं। तो आपने इसको ऐसे राउंड ऑफ करना है कि आपको डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट्स नजर आए। ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसका आसान तरीका ये होता है कि टू डेसिमल प्लेसेस है, तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेसिमल प्लेस। सो द दिस इज द फर्स्ट डेसिमल प्लेस एंड दिस इज द सेकंड डेसिमल प्लेस। अब इस डेसिमल प्लेस के बाद आपने देखना है इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, तो ये जो पिछला नंबर 3 है ये आपका 4 बन जाएगा। और इफ द नंबर इज लेस देन 5, ठीक है, तो ये नंबर आपका 3 रहेगा और बस अगले नंबर सारे खत्म हो जाएंगे। तो इफ यहाँ पे 7 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो ये राउंड ऑफ होके बन जाएगा 63.24। एंड नाउ दिस 0.237 हैज बीन राउंडेड ऑफ टू 0.24। तो अब डेसिमल के बाद आपके पास दो प्लेसेस हैं, पहले तीन प्लेसेस थी, तो आपने इसको ऐसे राउंड ऑफ किया कि अब आपके पास दो प्लेसेस आ गए। ठीक है, इसका डेसिमल प्लेसेस का ये मतलब। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गिवन था, हाँ जी जैनब। सर राइट से देखेंगे सेकंड या लेफ्ट से सेकंड? लेफ्ट से देखेंगे, डेसिमल से देखेंगे, सही है। डेसिमल के फौरन बाद द फर्स्ट डिजिट इज योर फर्स्ट डेसिमल प्लेस एंड द सेकंड डिजिट इज योर सेकंड डेसिमल प्लेस। ठीक है। मैथमेटिकली डेसिमल की बाद जो फर्स्ट यूनिट, जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है उसको कहते हैं टेंथ। द सेकंड प्लेस वैल्यू इज कॉल्ड हंड्रेड, टीएच आता है इनके साथ। एंड द थर्ड प्लेस वैल्यू इज कॉल्ड थाउजेंड। और इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल के बाद पहली प्लेस वैल्यू है, अगर इसको हम लिखें एज अ प्लेस वैल्यू तो बनती है 0.1, यानी कि ये जो 1 है दिस इज टेंथ। और टेंथ का मतलब होता है एज अ फ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं 1/10, तो होता है 1/10। और 1/10 का डेसिमल होता है 0.1। इसी तरह हंड्रेड का मतलब है 1/100 और इसका डेसिमल होता है 0.01। और थाउजेंड का मतलब होता है 1/1000, जिसका डेसिमल होता है 0.001। विच मीन्स 0.1 का मतलब दिस इज द फर्स्ट प्लेस, वन डेसिमल प्लेस, दिस इज द सेकंड डेसिमल प्लेस एंड दिस इज द थर्ड डेसिमल प्लेस। ठीक है। और डेसिमल की लेफ्ट साइड पे होता है फिर यूनिट, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। ठीक है। राइट साइड पे होता है स्टार्ट ही आपका टेंथ से होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस, अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, उससे ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है। आई विल बी ओपनिंग द वर्कशीट, वन सेकंड। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन नजर आए तो मुझे बता देना, शेयर कर दिया मैंने। ठीक है।
नजर आ रही है स्क्रीन सारों को? और ठीक है। यस। अच्छा जी, पहला सवाल आपके सामने है। कंप्लीट दिस स्टेटमेंट इन द आंसर स्पेसेस। तो स्टेटमेंट आपकी यह है कि जी 4872 करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर इज। फिलहाल इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? फिलहाल इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, व्हिच मीन वी हैव टू राउंड इट ऑफ करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। इसका तरीका ये होता है। तो ये 5000 होएगा। हाँ जी शाबाश, 5000। इसका तरीका क्या होता है कि आपने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे जाना है जो कि 4 है, लेफ्ट से देखना है हमेशा, और इसके बाद वाला नंबर देखना है जो कि 8 है, विच मींस 5 से बड़ा है। तो राउंड ऑफ होके ये 4 5 बन जाएगा और बाकी सारे जीरोस बन जाएंगे। सो द आंसर वुड बी 5000। ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हाँ ये वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ हो गया। तो 4872 को हमने ऐसे राउंड ऑफ करना है कि जो आंसर है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर हो। आगे है जी 4872 करेक्ट टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वुड बी 4870। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक, दो और तीन। ये जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, सो दिस इज नाउ थ्री सिग्निफिकेंट। अच्छा जी, किसी को भी किसी सवाल में कंफ्यूजन हो उसने उसी वक्त हैंड रेज कर देना है। मैं क्वेश्चन 2 पे आ रहा हूँ। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। अब हर सवाल में मैं आप लोगों को 2-2 मिनट दूंगा, ठीक है? अब आप लोग खुद पहले अटेम्प्ट करें। इस सवाल के लिए मैं 2 मिनट नहीं 1 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि इजी है। ये आप लोग पहले खुद ट्राई करें। आपने इन तमाम वैल्यूज को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, यानी कि एक ही नंबर होना चाहिए बाकी जीरोज हो। ठीक है। ठीक है, वी गॉट वन आंसर टिल नाउ जस्ट 36। लेट्स चेक इट आउट। 36 आ रहे हैं, क्या आ रहा है? अच्छा जी, पहला नंबर है आपके सामने 8.62। तो 8.62 टू वन सिग्निफिकेंट फिगर वुड बी 9। सही है। इसको आपने ऐसे राउंड ऑफ करना है कि एक सिग्निफिकेंट फिगर हो बाकी सब जीरो, यानी कि 9.00 बन जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो 8 इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर और 8 के बाद जो नंबर है वो 6 है, 5 से बड़ा है। तो ये जीरोज हो जाएंगे दोनों के दोनों और ये 8 जो है वो 9 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका 9 आ गया मल्टीप्लाइड बाय। आगे है 2.04 का स्क्वायर। पहले हम 2.04 को कन्वर्ट करते हैं जी इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा जी, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें बाकी नहीं चाहिए, हमें एक ही नंबर चाहिए, दैट्स इट। तो इसका वन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2 स्क्वायर। और नीचे आ जाएगा आपका 0.285 एंड वी हैव टू राउंड इट ऑफ टू वन एसएफ। तो इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 2 एंड 2 के बाद जो डिजिट है दैट इज 8। इसका मतलब है कि ये 3 बन जाएगा और बाकी दो जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.3 नीचे। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 9 टाइम्स 2 स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 0.3 एंड 9 टाइम्स 4 इज 36 divided by 0.3। and to remove a decimal you just have to move right। ये राइट करेंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा और इसको राइट करने की वजह से हमें ऊपर एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 12 इज 36 एंड यू पुट अ जीरो विद इट। आपका आंसर आ गया 120 फॉर दिस। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपना अगले सवाल की तरफ। ये वाला सवाल अगेन यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस। चलो जी शाबाश, ये ऊपर वाले से मिलता जुलता है। अगेन इसमें आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर पे ही करना है सारी वैल्यूज को और आपने एस्टिमेटेड आंसर बताना है। शाबाश, टेक योर टाइम, 1 मिनट है, सारे अपना अपना आंसर निकालें। इस दफा मैं आंसर जैनब के या अब्दुल्ला के अलावा किसी और से पूछूंगा।
अच्छा जी, हाँ जी, you've got an answer. Abdullah says the answer is 49. Anyone else? मिशाइल, आयशा, आजरा, किसी का आंसर आया अभी तक? सर मेरा तो 0.05 आ रहा है। मेरा 0.0, 0.5 आ रहा है। ठीक है, चलो 5 तो आया, सेम मिलता जुलता। अच्छा जी, लेट्स सी। 48.9 वन सिग्निफिकेंट फिगर पे आपका बन जाएगा 50। 0.207 आपका बन जाएगा 0.2, और इसका आपने स्क्वायर करना है। सिमिलरली 3.94 वुड बिकम 4। देखो ये बड़ा आसान है, आपने अपने जहन में ये लेना है कि मैंने एस्टिमेशंस लेनी है, एंड वी हैव टू मेक द एस्टिमेशंस एज इफ के वैल्यूज हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाए। अगर एग्जामिनर वन सिग्निफिकेंट फिगर ना भी लिखता ना, और मैं आप लोगों से कहता कि जी हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है और आपने मेंटल मैथ के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है, तो हम यही जो है ना वो अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं कि हम इसको 50 कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम 0.2 कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम 4 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर उसने मेंशन किया है 1SF, तो आपने उसका भी ख्याल रखते हुए अप्रोक्सीमेशन लेनी है। अब 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.04। 0.04, एंड देन डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब बच्चों के पास ये भी कंफ्यूजन होती है कि यार 0.2 का स्क्वायर हम कैसे लें, हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं होगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 4। अब आपने देखना है कि जी डेसिमल के बाद एक प्लेस इधर है और डेसिमल के बाद एक प्लेस इधर है, तो आपका डेसिमल एक दो प्लेसेस पीछे चला जाएगा, क्योंकि वन प्लेस एंड वन टू प्लेसेस टोटल, so you'll move your decimal two places back, 1 2, so your answer would be 0.04 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अब हमेशा डेसिमल को रिमूव किया करो। डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम 1 एंड 2 प्लेसेस राइट मूव करेंगे, फॉर दैट विल इंक्रीज 2 zeros इन द डिनोमिनेटर, तो ये आपका बन जाएगा 50 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 400। अच्छा जी, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 ones are 4 and 4 tens are 40, so 5/10 is your answer, which in decimal is 0.5। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन आप लोग के पास, अब आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ फॉर दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम एंड फाइंड आउट द आंसर। अगेन वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है। अच्छा जी, द आंसर इज 9.8। एनीवन एल्स विद द आंसर? Then I also got 9.8. अच्छा, सही है, लेट्स सी। अच्छा, 0.387 राउंडेड ऑफ वुड बी 0.4, 7 का स्क्वायर, and then cube root of 8। This is what we have to do. 0.4 times 7 squared would be 49, and then divided by cube root of 8, which is 2। ठीक है। अच्छा, अब ये डेसिमल हमने खत्म कर देना है, इसको आगे ले जाना है, और यहाँ नीचे जीरो आ जाएगा, तो 4 टाइम्स 49 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा, अब ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 10 एंड 2 टाइम्स 2, एंड 2 टाइम्स 49 इज 98 डिवाइडेड बाय 10, और आपका आंसर बनता है जी 9.8। शाबाश, फॉर ऑल दोज हु गॉट इट करेक्ट, शाबाश, ठीक हो गया, गुड हो गया। अब मेजोरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से मिलते जुलते हैं, हम यहाँ एक दो सवाल और करते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपने इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे एक्सप्रेस करना है, यानी कि आपने सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर पे जाना है। 1 2, दिस इज द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद वाला नंबर 8 है विच इज ग्रेटर देन 5, विच मीन्स कि आपका पिछला नंबर 6 बन जाएगा, उससे पिछला 1 बन जाएगा, बाकी सब के सब जीरो हो जाएंगे।
और ये डेसिमल लगा के ये आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर हम ये हरकत करेंगे डेसिमल लगा के आगे जीरो, तो ये सब के सब फिर सिग्निफिकेंट काउंट हो जाएंगे। ठीक है, you don't have to put the decimal and the zeros after the decimal, you just have to write 16,000। तो 15,823, 15,823.769 rounded off correct to two significant figures is 16,000। अच्छा जी, नाउ अब आपने इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना है। अब ये डेसिमल नंबर है, तो इसमें आपका जो पहला नॉन जीरो डिजिट है 3, दिस इज योर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज योर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। और इसके बाद आपका जो नंबर है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला जो नंबर है 4, ये 5 से छोटा है, विच मीन्स के ये सब खत्म हो जाएंगे और ये एज इट इज रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0030। This value is correct to significant figures. You don't have to put the zeros after this because इसके बाद 3 के बाद वाले जितने भी जीरोस हैं सब के सब सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। और हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 3 के बाद हमें एक जीरो चाहिए बस। तो ये टोटल आपके टू सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, बाकी जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है। So use your answer to part A to estimate correct to one significant figure the value of this। ठीक है, तो उसने कहा यूज योर आंसर टू पार्ट ए, यानी कि पार्ट ए में जो आपने आंसर्स निकाले हैं, तो इसका हमने आंसर निकाला था 16,000, तो इसकी जगह हम 16,000 लिख लेंगे। और जो आपका अगली वैल्यू थी उसका हमने आंसर निकाला था 0.0030, तो हम वही यूज करेंगे। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 16,000 टाइम्स 0.003 एज अ फ्रैक्शन इज 3/1000। ठीक है, ये तीन जीरोस और ये तीन जीरोस कैंसिल हो जाएंगे एंड 16 टाइम्स 3 वुड बी 48। करेक्ट टू उसने कहा है कि यूज योर आंसर्स टू पार्ट ए टू एस्टिमेट करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपका आंसर अभी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आया हुआ है, वन सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं है, तो आपका आंसर होगा 50 बिकॉज वी हैव टू गिव योर आंसर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। सही है, एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? हाँ जी, गुड, शाबाश। दुल्ला की स्पीड तेज हो गई है। अच्छा जी, अभी आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए और पार्ट बी। ये आप सब ने करना है, आपको मैं 4 मिनट दे रहा हूँ इस सवाल के लिए। आप ये सारा सवाल अटेम्प्ट करें, इसके बाद हम लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी स्टार्ट करेंगे। चलो जी, पार्ट ए का कुछ बच्चों ने आंसर लिखा है, पार्ट ए का मैं आंसर लिख रहा हूँ, उतनी देर आप लोग पार्ट बी भी कर लें। पार्ट ए में 7.84 टू वन सिग्निफिकेंट फिगर इज 8, 326 to one significant figure is 300, and 0.18 to one significant figure is 0.2। अच्छा, अभी आपका बन जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 300 ओवर 0.2। ठीक है, चलिए और भी आंसर्स आ रहे हैं।
पार्ट ए इज 12,000, पार्ट बी इज 9.576। लेट्स सी। अच्छा, डेसिमल आगे चला गया राइट, और ऊपर एक जीरो ऐड हो गया। ये हो गया 8 टाइम्स 3,000 over 2। 2 ones are 2 and 2 fours are 8 and 4 times 3,000 is equal to 12,000। तो आंसर for पार्ट ए is 12,000, सही हो गया। पार्ट बी पे चलते हैं। An athlete ran a race in 9.58 seconds, correct to the nearest hundredth of a second। नियरेस्ट हंड्रेड का मतलब होता है कि हंड्रेड, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/100, 1/100 का मतलब है 0.01, यानी कि सेकंड डेसिमल प्लेस इसकी जो है ना वो आगे पीछे हो सकती है। इसका ये मतलब होता है, नियरेस्ट का ये मतलब होता है कि एग्जैक्ट नहीं है, सेकंड डेसिमल प्लेस ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दैट द एथलीट कुड हैव रन द रेस। अब ये आपका वैसे तो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का सवाल है, ये हम लोगों ने अब जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो यही हम लोगों ने डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें होता ये है कि नियरेस्ट के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है या जो भी लिखा होता है, जैसे हंड्रेड लिखा हुआ है तो आपने करना होता है उसका हाफ। 0.01 का जब हम हाफ करते हैं ना तो हमारी वैल्यू आती है 0.005, विच मीन्स दैट योर आंसर कैन बी 0.005 मोर और इट कैन बी 0.005 लेस। तो उसने शॉर्टेस्ट पॉसिबल मांगा है तो आपका आंसर हो जाएगा 0.575। So this is the shortest possible टाइम जो रेस का हो सकता था, क्योंकि अगर हम इसको राउंड ऑफ करते, सही है, राउंड ऑफ करने के बाद हमारा आंसर बन जाता 09.58। ठीक है, तो 5 से कम अगर होता, ये 4 होता तो ये राउंड ऑफ होके 9.57 ही रह जाता। तो आपने सेकंड हंड्रेड जो प्लेस है, 7 वाली जो प्लेस है, आपने उसके बाद ऐसा नंबर लगाना है कम से कम शॉर्टेस्ट पॉसिबल कि उसको राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू 8 बन जाए। हाँ जी। ओके बच्चों, अब हम वील बी स्टार्टिंग लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, थोड़ा लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी बहुत लेंथी टॉपिक नहीं, छोटा सा है बिल्कुल, उसके मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आज। और हम लोग, आप लोग को असाइनमेंट मिल जाएगी ये वाली भी और लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी की भी, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का मैंने आप लोगों से ना एक टेबल बनवाना है विच इज इंपॉर्टेंट, वो टेबल सब बना लें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो लिमिट्स ऑफ accuracy, is the screen visible to all of you? Yes, sir. अच्छा जी, जरा एक क्विक अटेंडेंस ले लेते हैं, देखते हैं बच्चे जो है ना जिनके नाम है वो है भी कि नहीं। सबने जो है ना वो प्रेजेंट बोलना है। अब्दुल्ला, प्रेजेंट। हाजरा, अच्छा जी, मिशाइल, Present. मायसा, Present. मारिया, प्रेजेंट। जैनब। प्रेजेंट। ठीक है, मीटिंग ही छोड़ दी, अटेंडेंस देख के हाजरा है। चलो कोई नहीं, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी स्टार्ट करते हैं जी। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में जो सबसे पहली स्टेटमेंट होती है ना हर सवाल में, करेक्ट to the nearest, this is the most important part of the topic, this is the complete topic बस। correct to the nearest के बाद 100 सेंटीमीटर लिखा है, 1 मीटर लिखा है, करेक्ट टू द नियरेस्ट केजी लिखा है, कोई भी यूनिट यहाँ पे लिखा होगा, एनी यूनिट, सही है। और उस यूनिट के साथ वैल्यू भी लिखी हो सकती है, और अगर उस यूनिट के साथ वैल्यू नहीं लिखी हुई और खाली यूनिट लिखा हुआ है तो हमने ये अज्यूम करना होता है कि उस यूनिट के साथ 1 लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है कि द लेंथ ऑफ अ बुक इज 16 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट, CTN का मतलब है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। ठीक है, लेट्स सपोज ये सवाल लिखा, अब आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ यूनिट दिया गया है, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं दी गई है कि कितने सेंटीमीटर। तो जब कुछ भी ना दिया गया हो, कोई वैल्यू ना दी गई हो, तो आपने उसके साथ 1 एज्यूम करना होता है कि आप 1 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू इज करेक्ट टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर, सही है। विच मीन्स कि अब ये जो 16 है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू या तो 16 से ज्यादा हो सकती है या 16 से कम भी हो सकती है। अब कितने ज्यादा या कितने कम होंगी
तो उसकी रेंज आपको ये आगे बताई जाती है कि 1 सेंटीमीटर है टोटल, ज्यादा और कम होना उसका टोटल 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट के बाद जो लिखा होगा, जैसे यहाँ पे है 1 cm, कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, तो आपने उसका करना होता है हाफ। You take the half of it, and the half of it would be 0.5, which means that the original value 16 can be can be at max 16.5 and at minimum 15.5। ठीक है, यानी कि इसका जो मैक्स और मिनिमम है वो आपको इससे पता चल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ये 16.5 तक वैल्यू जा सकती है और कम से कम ये 15.5 तक वैल्यू जा सकती है। और इन मैक्सिमम पॉसिबल और मिनिमम पॉसिबल को कहते हैं अपर बाउंड एंड द लोअर बाउंड। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जरा एक दफा ना इस यहाँ पर जो 1 लिखा है इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है एक छोटी सी हम नंबर लाइन बनाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 16। सही है, यहाँ हम लिख देते हैं 17 और यहाँ हम लिख देते हैं 15। अब एग्जामिनर ने आपको ये बोला है कि जी द लेंथ ऑफ द बुक 16 इज करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर मींस 1 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है ये जो वैल्यू है ये ज्यादा से ज्यादा एक सर्टेन लेवल तक जाएगी और कम से कम एक सर्टेन लेवल तक जाएगी, और ये जो दोनों लेवल्स हैं इनकी जो रेंज है ना दैट इज 1 सेंटीमीटर, विच मीन्स के आगे कितनी जा सकती है 0.5 और पीछे कितनी जा सकती है 0.5। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लिखा होता कि द लेंथ ऑफ द बुक इज लेट मी गिव अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लिखा लेंथ ऑफ अ टेबल इज 250 सेंटीमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट 50 सेंटीमीटर। अब उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट के बाद जो लिखा होता है पहला स्टेप होता है, अब उसका क्या करते हैं हाफ। जब हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25, which means that the length of the table can be 25 more than 250 or it can be 25 less than 250। अगर एग्जामिनर आपसे कहे जी मुझे टेबल की लेंथ का अपर बाउंड बताएं तो आप बताएंगे जी 250 प्लस 25, और एग्जामिनर अगर आपसे कहे कि मुझे इसका लोअर बाउंड बताएं तो आप बताएंगे जी 250 माइनस 25। ठीक है, तो ये बन जाएगा 225 और ये बन जाएगा आपका सॉरी 275 और ये 220। दिस इज द अपर बाउंड एंड दिस इज द लोअर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब है, बाउंड का मतलब होता है बाउंड्री, अपर का मतलब होता है मैक्सिमम और लोअर का मतलब होता है मिनिमम, बाउंड का मतलब होता है बाउंड्री। तो जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो हो सकती है कम से कम वैल्यू हो सकती है, ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस कर रहा है। लेकिन उसमें बेसिक सवाल पार्ट 1 में होता है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में एग्जामिनर आपसे दो वैल्यूज की एडिशन भी करवाएगा, दो वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन भी करवाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी करवाएगा और डिवीजन भी करवाएगा। एंड फॉर दैट वील मेक अ टेबल नाउ। Now we'll quickly make a table जिससे हमें समझ आ जाएगी कि कब हमने अपर बाउंड लेना है और कब हमने लोअर बाउंड लेना है। जब कोई भी एक वैल्यू होती है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल ली है कि लेंथ ऑफ अ बुक की हमने एग्जांपल ली, उसके बाद हमने लेंथ ऑफ अ टेबल की एग्जांपल ली, तो वो एक सिंगल लेंथ है। ठीक है, एक ही चीज की। अब जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वहां पे दो चीजों की लेंथ या दो चीजों का मैस, उनका आपस में डिफरेंस या उनका सम या उनका प्रोडक्ट आ रहा होता है। सही है, जब दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं या तीन चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उस केस में आपने उन दोनों के अपर बाउंड्स लेने हैं या दोनों के लोअर बाउंड्स लेने हैं या किसी एक का अपर बाउंड लेना है किसी एक का लोअर बाउंड लेना है। वो चीज कंफ्यूज करती है बच्चों को। ठीक है, अभी हम उसके लिए एक टेबल बना। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है कि क्या हो रहा है, सम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी जब ऐड हो रहे होंगे, सिमिलरली जब सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, और सिमिलरली जब आपका मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और जब आपका डिवाइड हो रहा होगा। सही है, और हमने आंसर फाइंड आउट करना है दो टाइप के आंसर्स, मैक्सिमम पॉसिबल आंसर एंड मिनिमम पॉसिबल आंसर। सही है, so when we have to find out the upper bound, सही है, यानी कि मैक्स पॉसिबल आंसर, तो हमने दोनों को क्या लेने, ऐड करते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए, डिवाइड करते हुए। और जब हमें आंसर चाहिए लोअर बाउंड यानी कि लोवेस्ट पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल आंसर,
और हमारी दो वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, तो हमने क्या किया? अच्छा, अब जब हमारी दो वैल्यूज ऐड हो रही है तो हमने दोनों का अपर बाउंड ले लेना है, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्स पॉसिबल, तो टेक, ये लिख लें, अपर बाउंड, टेक अपर बाउंड ऑफ बोथ। सिमिलरली जब हमें आंसर का मिनिमम पॉसिबल आंसर चाहिए और दो चीजें ऐड हो रही है, तो विल टेक लोअर बाउंड ऑफ बोथ, टेक लोअर बाउंड ऑफ बोथ द वैल्यूज, ठीक है। आगे चलते हैं। जब दो आंसर्स हमने करने हैं माइनस, सब्ट्रैक्ट करने हैं, और हमें सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए, द आउटकम ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वैल्यूज नीड्स टू हैज टू बी मैक्सिमम पॉसिबल। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम जो बड़ी वैल्यू है उसका अपर बाउंड, उसका लोअर बाउंड, सॉरी अपर बाउंड लेते हैं। तो जो बड़ी वैल्यू है, आप यहाँ पे लिख दें कि टेक अपर बाउंड ऑफ लार्जर माइनस लोअर बाउंड ऑफ स्मॉलर। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल इसकी ये है कि आपके पास एक रोप है, एक रोप है काफी लंबी सी, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द रोप इज, लेट्स सपोज 400 सेंटीमीटर, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द रोप इज 400 सेंटीमीटर एंड दिस वैल्यू इज करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे अपना जैनब आप बताएं जल्दी से कि इस रोप का लोअर बाउंड क्या होगा? हाँ जी, द लोअर बाउंड ऑफ द रोप, द वैल्यू, द लेंथ ऑफ द रोप 400 सेंटीमीटर इज करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। करेक्ट टू द नियरेस्ट के बाद 10 लिखा हुआ है, इसका हाफ करेंगे 5 हो जाएगा, और 400 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 395, और 400 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 405। तो 405 इज द अपर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द रोप एंड 395 इज द लोअर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द रोप। अभी सिर्फ एक चीज थी रोप, तो इसलिए हमने सिंपली प्लस माइनस कर दिया। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि मैंने सिजर से रोप कट की यहाँ से, ठीक है, और मैंने कट की है रोप जो है वो 50 सेंटीमीटर, और जो मैंने रोप कट की है दैट इज करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर एज वेल, ठीक है। एंड आई कट द रोप एट 50 cm मार्क। तो 50 cm मार्क का करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है 55 एंड मिनिमम पॉसिबल हो सकता है 45, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शंस है। अब मैं आपसे सवाल ये कहता हूँ कि फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द रोप। रिमेनिंग, रिमेनिंग मींस कि आपने डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्ट करनी है दो वैल्यूज। रिमेनिंग लेंथ का मुझे चाहिए अपर बाउंड, ठीक है, यानी कि द रिमेनिंग लेंथ हैज टू बी द मैक्सिमम पॉसिबल। तो मैंने आपको क्या बताया? टेक अपर बाउंड ऑफ द लार्जर वैल्यू। तो लार्जर वैल्यू है ये रोप की लेंथ, तो इसका हम लेंगे अपर बाउंड 405 एंड टेक लोअर बाउंड ऑफ द स्मॉलर। तो स्मॉलर वैल्यू ये वाली है 50 और इसका लोअर बाउंड है 45। तो तो हम 360, 405, हाँ जी, 360 होगा आंसर। शाबाश। तो हम 405 और 45 को जब माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 360। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस वी कैन हैव। अगर मैं आपसे कहूं कि जी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें मुझे आंसर चाहिए मिनिमम पॉसिबल, तो उसका फिर क्या स्टेटमेंट बनेगी? टेक लोअर बाउंड ऑफ द लार्जर माइनस अपर बाउंड ऑफ द स्मॉलर वैल्यू। सही हो गया। विच मीन्स के जो लार्जर वैल्यू है यानी कि 400 है, इसका हमने लेना है लोअर बाउंड, यानी कि 395 सेलेक्ट करेंगे, और जो छोटी वैल्यू है 50, इसका हमने लेना है अपर बाउंड, यानी कि 55 सेलेक्ट करेंगे। तो 395 और 55 के जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 340। 350। सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल आंसर वी कैन गेट, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल आंसर वी कैन गेट। और जब हम 400 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 350। दिस इज द ओरिजिनल आंसर वी कैन गेट, जो ओरिजिनल वैल्यूज के हिसाब से। तो ये आपका आंसर है बीच में, मैक्सिमम पॉसिबल ये है, मिनिमम पॉसिबल ये, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी टूवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों सेम है। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमें दोनों का जो प्रोडक्ट का जो आंसर है हमें वो मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए, तो हम दोनों का अपर बाउंड ले लेंगे, ठीक है। तो टेक अपर बाउंड ऑफ बोथ, ये एग्जैक्ट से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर सेम, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर एग्जैक्टली सेम, दोनों की सेम स्टेटमेंट होंगी। और इसमें होगा टेक लोअर बाउंड ऑफ,
ठीक हो गया। अब डिवीजन की स्टेटमेंट क्या होगी कि व्हेन टू वैल्यूज आर बीइंग डिवाइडेड, सही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट एंड देन वील राइट द स्टेटमेंट। अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल की जो है ना वो है आपका लेंथ जो है वो है आपकी 6 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी कि नियरेस्ट 1 cm, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। विड्थ जो है वो अननोन है एंड द विड्थ इज, ये आपने फाइंड आउट करनी है। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन विच इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया की इंफॉर्मेशन गिवन है, या आपको लेंथ गिवन है। और एग्जामिनर आपसे कहता है कि फाइंड आउट द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब फॉर द टाइम बीइंग इफ वी इग्नोर दी स्टेटमेंट्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट वाली स्टेटमेंट्स को हम इग्नोर करें, तो एरिया 24 है, लेंथ 6 है, आपने विड्थ निकालनी है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, और हमने विड्थ निकालनी है तो वो बन जाएगा आपका एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6। नाउ लेट्स लुक एट द इंफॉर्मेशन करेक्ट टू द नियरेस्ट। और आंसर आपको कह रहा है कि जी फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ द विड्थ। क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ द विड्थ, यानी कि हमें इसका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए। तो उसके तो लिए ये हम 24.5 और नीचे 5.5। शाबाश, तो हम उसके जो न्यूमरेटर है इसका अपर बाउंड लेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका लोअर बाउंड लेंगे, ताकि हमारा आंसर मैक्सिमम पॉसिबल आ जाए। तो डिवाइड करने का भी वही सेम सब्ट्रैक्शन वाला है कि टेक अपर बाउंड, उसमें था लार्जर वैल्यू, उसमें लिखेंगे टेक अपर बाउंड ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लोअर बाउंड ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है और कहता है कि जी फाइंड आउट द लोअर बाउंड ऑफ द विड्थ, विड्थ मुझे कम से कम चाहिए, तो मैं फिर एरिया लेता लोअर बाउंड एरिया का जो कि होता है 23.5, और मैं लेता लेंथ का अपर बाउंड जो कि होता है 6.5, तो मेरा आंसर आता मिनिमम पॉसिबल। तो फॉर दैट विल टेक लोअर बाउंड ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, पूरा लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय अपर बाउंड ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताए विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। ये 3-4 सवाल से हम गुजरेंगे ना जब लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के, तो ये बड़ा इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे मिलते जुलते इससे, ठीक है। तो आप लोग की असाइनमेंट ये है कि आज आप लोग टाइम निकाल के अगर इसके सवाल कर लोगे तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा वेट करोगे तो उस चक्कर में जो है ना वो ये ना हो कि कॉन्सेप्ट जो आज पिक किया है वो निकल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेट्स एंड द क्लास। थोड़ा सा मैं क्लास के एंड में आप लोग को बता दूं कि अभी फिलहाल हम लोग मैथ का जो पहला सेक्शन होता है ना, बड़ा बड़ा जो है ना वो वास्ट सेक्शन है विच इज़ नंबर्स, ठीक है। जो IGCSE के पेपर 2 में ज़्यादातर पूछा जाता है और आपके CIO लेवल्स के पेपर 1 में ज़्यादातर पूछा जाता है। मतलब इस नंबर्स के टॉपिक में से ऑलमोस्ट 25 से 30 मार्क के सवाल आने ही आने होते हैं, ठीक है। अब तो इस नंबर्स वाले टॉपिक्स में से अब हमारा जो रह गया है ना, दैट इज रेशो, रेट, प्रोपोर्शन, रेशो रेट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इनमें जो है ना वो आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले और ये सारा कुछ आ जाएगा। इसके अलावा टाइम और मनी जो है ये रह गया है, और परसेंटेजेस के क्वेश्चन रह गए हैं जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, जो आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए नंबर्स में। तो उसके बाद हमारा नंबर्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको उसके इसको कंप्लीट करने के बाद हम 2 दिन जो है ना वो पूरी प्रैक्टिस करेंगे फॉर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर्स पास्ट पेपर्स में से, ठीक है। एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज आपका अलजबरा है वो सारा, ठीक है। वहां से आपका अलजबराइक मैथ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, एक सेकंड, इसका मैसेज आया है। मल्टीप्लाई फिर से समझा दें। मल्टीप्लाई की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मल्टीप्लाई की एग्जांपल देखो ये है कि मैं अगर आपसे कहूँ कि फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि लेट सपोज एक हमारे पास जो है ना वो वैल्यू है ऑफ वन, कॉस्ट ऑफ वन बनाना। लेट सपोज कॉस्ट ऑफ वन बनाना इज लेट सपोज $2, correct to the nearest dollar, and we have to buy
लेट्स सपोज 10 बनानास, ठीक है, हमने 10 बनाना खरीदना है, एंड कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज $12, correct to the nearest dollar as well, and we have to buy 7 apples. And the question is, find out the upper bound of the total cost. ये सवाल है, फाइंड आउट द अपर बाउंड ऑफ द टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल जो आपके पैसे लगेंगे उसका अपर बाउंड निकालें। तो उसके लिए पहले हम टोटल बनाना की कॉस्ट निकालते हैं और एक बनाना का अपर बाउंड निकालते हैं। तो $2 करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर, डॉलर मतलब $1, 1 का हाफ 0.5, तो 2 में 0.5 ऐड करेंगे तो हमें अपर बाउंड मिल जाएगा एक बनाना की प्राइस का। टोटल कितने लेने, 10, तो 2.5 टाइम्स 10 इज इक्वल टू $25, तो $25 हमारे खर्च हो रहे हैं बनानास के लिए। Similarly, Apple का upper bound होगा 12.5, because this is also correct to $1, तो हो जाएगा 12.5 टाइम्स 7, और आपका आंसर आ जाएगा जी 70 + 14, 84 + 3.5, $87.5। ठीक हो गया। तो टोटल कॉस्ट, अपर बाउंड निकालना है टोटल कॉस्ट का, इसलिए हम लोगों ने अपर बाउंड लिया है बनाना और एप्पल्स का। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा $112.5। दिस इज द अपर बाउंड। और अगर लोअर बाउंड निकालना होता है टोटल कॉस्ट, तो हम फिर जो है ना वो बनाना का भी लोअर बाउंड लेते हैं, एप्पल का भी लोअर बाउंड लेते हैं, फिर उनको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको 7 से करते हैं, फिर इनको ऐड। ठीक है जी। तो ये मैं आज की क्लास एंड करता हूँ यहाँ पे। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। मैं आप लोग से अभी वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ, सेकेंडली मैं आप लोग से जो है ना वो लेक्चर भी शेयर कर दूंगा आज वाला इंशाल्लाह, और कल वाला भी मैंने अभी नहीं शेयर किया, दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग को अभी मिल जाएंगे। ओके जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।